नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज बात करने वाले हम इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान की जलवायु के बारे में। तो दोस्तों, जो भैया बहन जी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाएगा। हम राजस्थान के बारे में, भूगोल के बारे में 4 दिन से लगभग बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जलवायु। और जलवायु के बारे में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारे तथ्यों के बारे में यहाँ पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं, और वो भी हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। तो यदि किसी भैया बहन जी को निःशुल्क तरीके से या फ्री में ये राजस्थान जीके के नोट्स की आवश्यकता हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक टेलीग्राम लिंक की चैनल की लिंक दी गई है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम जलवायु के बारे में। तो पहला प्रश्न आपका ये होगा कि जलवायु क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जलवायु क्या है। दूसरा पॉइंट होगा हमारा, जलवायु राजस्थान की कैसी है, राजस्थान किस जलवायु के अंतर्गत आता है। तीसरे बात करेंगे हम राजस्थान में जो जलवायु का वर्गीकरण है किस प्रकार से किया गया था, मौसम के आधार पर, कॉपेन के आधार पर, ट्रिवॉर्था के आधार पर और थॉर्नबेट के आधार पर। ये 3-4 टाइप्स से हम जलवायु के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। और जलवायु ऋतु के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, और जलवायु से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले बात करने वाले हैं जलवायु क्या चीज़ है, जलवायु कहते किसे हैं। सबसे पहले ये बात आती है हमारे पास में कि जलवायु कहते किसे हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना है आपको, जो जलवायु होती है एक दीर्घकालिक घटना होती है। जलवायु दीर्घकालिक घटना होती है। हमारी पृथ्वी की चारों तरफ का जो आसपास का वातावरण है वो वायुमंडल कहलाता है या पर्यावरण कहलाता है। तो उसके अंतर्गत जो होने वाली जो दीर्घकालिक घटनाएं होती हैं उनको हम जलवायु के नाम से जानते हैं। एक बात है मौसम। तो मौसम एक अल्पकालिक घटना होती है जो वातावरण के अंतर्गत हर पल बदलता रहता है। मौसम एक अल्पकालिक घटना होती है जो दिन में कई बार बदल सकता है, लेकिन जो जलवायु होती है वो एक लंबे समय के पश्चात वातावरण में आने वाले परिवर्तन की एक चक्रीय घटना होती है, उसे हम जलवायु कहते हैं। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, पृथ्वी के चारों तरफ जो आसपास का वातावरण है वो हमारा वायुमंडल कहलाता है, और वायुमंडल के अंतर्गत होने वाली दीर्घकालिक घटना को हम जलवायु कहते हैं। इस परिभाषा को आप लोग याद रखें। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, जो जलवायु होती है इसका निर्धारण एक लंबे समय की चक्रीय घटनाओं के पश्चात ही निर्धारण किया जा सकता है कि जलवायु किस प्रकार की है। तो लगभग 30 वर्षों की औसत दशाओं के आधार पर लगभग एक जलवायु को बनने के लिए लगभग 30 वर्षों का समय निर्धारित करना पड़ता है, तब जाकर के किसी भी वातावरण की या किसी भी क्षेत्र की जलवायु का आकलन किया जा सकता है। आप लोग समझेंगे पूरी तरीके से, मैं समझाने की आपसे कोशिश करूंगा। यदि हम बात करें राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो ध्यान रखें आपको एग्जाम में प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलेगा कि राजस्थान की जो जलवायु है दोस्तों वो आपकी उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है। यानी राजस्थान जलवायु के उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। आप लोग भूगोल की दृष्टि से यदि देखते हैं, पृथ्वी के नक्शे की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो देखिएगा 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो आपकी गुजरती है वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के आपका शीतोष्ण कटिबंध होता है, और 66.5 डिग्री उत्तरी जो कर्क रेखा है हमारी, मकर रेखा, 66.5 डिग्री पर मकर रेखा होती है और 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा एक शीतोष्ण कटिबंध होता है और जिसके अंतर्गत राजस्थान का अधिकांश भाग स्थित है। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये हमारे शीत कटिबंध के अंतर्गत है। अब बात करते हैं हम राजस्थान की। तो आप लोग याद करें, राजस्थान की स्थिति उपोष्ण कटिबंध में इस तरीके से आती है।
राजस्थान जो हमारा है उसका केवल और केवल एक बांसवाड़ा जिला, याद रखें आप लोग, बांसवाड़ा जो जिला है हमारा वो केवल उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है, क्योंकि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, उत्तरी कर्क रेखा, वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर के गुजरती है। क्लियर? इसलिए राजस्थान का एक जिला है बांसवाड़ा, वो उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। बाकी का संपूर्ण राजस्थान आपका शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आएगा। क्लियर? इस तरीके से यदि हम राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं तो राजस्थान हमारा उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, यानी कि शीतोष्ण में 32 जिले आते हैं और उष्ण में एकमात्र बांसवाड़ा जिला होता है। और ये दोनों मिल करके, आप दोनों ही जब ये मिलती हैं स्थितियाँ, तो आपका उपोष्ण कटिबंध की जलवायु का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से हम कहते हैं कि राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। वरना वैसे तो राजस्थान के 32 जिले अपने शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत स्थित हैं, केवल एक जिला उष्ण कटिबंध में स्थित है। आप लोग समझें पूरी तरीके से, वीडियो को पूरा पॉज मत कीजिएगा, आप वीडियो को आगे देखिएगा। आपको पूरी जलवायु को हम विस्तार से बताएंगे कि प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होगी मैं आपको पूरा बताऊंगा। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु की वातावरण वर्गीकरण की, तो राजस्थान की जलवायु जो है उसका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला तो है हमारा सामान्य वर्गीकरण और दूसरा व्यक्तिगत वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत जलवायु के 5 प्रकार हैं जो वर्षा के आधार पर विभाजित किए जाते हैं, और व्यक्तिगत वर्गीकरण में 3 प्रकार के आधार माने गए हैं। पहला कोपेन का वर्गीकरण, दूसरा ट्रिवॉर्था का वर्गीकरण और तीसरा है अपना थॉर्नवेट का वर्गीकरण। कोपेन ने जो वर्गीकरण किया था दोस्तों वो 3 प्रकार से किया था। पहला वनस्पति के आधार पर, दूसरा वर्षा के आधार पर और तीसरा तापमान के आधार पर। और ट्रिवार्था जो थे उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण केवल और केवल वर्षा के आधार पर किया था। उसके बाद थॉर्नवेट साहब जो थे उन्होंने इस जलवायु का वर्गीकरण भी 3 प्रकार से किया था, 3 आधारों पर किया था। पहला तापमान, दूसरा वाष्पीकरण की मात्रा और तीसरा वर्षा। अब एक का चीज़ आपको यहाँ ध्यान देने बात यह है कि जो आपका व्यक्तिगत वर्गीकरण है उसके अंतर्गत एक ओवेनेस्ट बात देखने को ये मिलेगी कि जो इसका व्यक्तिगत वर्गीकरण है वो वर्षा के आधार पर तो एक सामान्य ही है, वर्षा के आधार पर तो सामान्य है। तीनों ही जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने इसका वर्गीकरण वर्षा के आधार पर तो किया ही था, बाकी का तापमान और वनस्पति और वाष्पीकरण की मात्रा पर भी किया था। क्लियर? अब हम सामान्य वर्गीकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 प्रकार से किस तरीके से बांटा है 5 भागों में, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, सामान्य वर्गीकरण 5 भागों में बटा और इसको आधार वर्षा माना गया था, वर्षा के आधार पर किया गया था सामान्य वर्गीकरण। मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे, अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलेगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसकी टेंशन मत लीजिए। तो देखिएगा, अगर हम जलवायु की बात करें यहाँ पर तो 5 भागों में बांटा गया था, वर्षा के आधार पर बांटा गया था, और किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत कौन सी जलवायु स्थित है वो यहाँ पर हम बात करने वाले। पहली जलवायु है शुष्क कटिबंध जलवायु। शुष्क कटिबंध जलवायु है, उसमें जो वर्षा का आधार माना गया था 0 से लेकर के 20 सेंटीमीटर के बीच में बरसात होती है और पश्चिमी मरुस्थल इसका क्षेत्र माना गया है। दूसरा है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। तो जो अर्धशुष्क जलवायु है वो अपनी 20 से लेकर के 40 सेंटीमीटर के बीच में बरसात होती है और इसका भी क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश माना गया है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत याद रखें आप लोग 2 प्रकार की जलवायु हैं, शुष्क जलवायु और अर्धशुष्क जलवायु। क्लियर? उसके बाद में तीसरी है अपनी उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र कटिबंध जलवायु। तो इसमें जो वर्षा मानी गई थी वो 40 से 60 सेंटीमीटर मानी गई है और इसका जो क्षेत्र है दोस्तों याद रखें आप लोग अरावली का क्षेत्र माना गया है, जहां पर उप आर्द्र प्रकार की जलवायु
पाई जाती है। उप आर्द्र कटिबंध उपस्थित है। आगे बात करते हैं हम नंबर 4 की, आर्द्र प्रकार की जलवायु। तो आप लोगों की पाई जाती है जहां 60 से लेकर के 80 सेंटीमीटर के बीच में बरसात होती है, और ये पूर्वी मैदानी भाग है जहां पर आर्द्र जलवायु है। उसके बाद में अति आर्द्र जलवायु, तो इसका जो वर्षा का मापन किया गया था 80 से लेकर के 120 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर बरसात होती है, और उसका जो क्षेत्र माना गया है वो है हमारा हाड़ौती का क्षेत्र। याद रखें, यह हाड़ौती के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बरसात होती है, अति आर्द्र प्रकार की जलवायु है, इसलिए हाड़ौती क्षेत्र का एक जिला है जिसे हम आर्द्र जिला के नाम से जानते हैं। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा? झालावाड़। याद रखें आप लोग, सबसे आर्द्र जिला झालावाड़ है राजस्थान का, ये याद रखें। क्लियर? ये आप लोगों को यहाँ पर नक्शा दिखाया गया है, राजस्थान के किस भाग में किस प्रकार की जलवायु है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो दोस्तों एक बार लाइक करेंगे सभी दोस्त इस वीडियो को अपने लिए और अपने दोस्त के लिए जो आपको यूट्यूब पर टीच करा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं हम व्यक्तिगत वर्गीकरण के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले व्यक्तिगत वर्गीकरण के अंतर्गत बात करेंगे हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। और कोपेन जो साहब थे उन्होंने इस राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा, और जिसका आधार 3 माने थे, पहला वनस्पति, दूसरा वर्षा और तीसरा तापमान। क्लियर? तो देख लीजिएगा आप लोगों को यहाँ पर इस चित्र के अंतर्गत भूगोल में बताया गया है राजस्थान की स्थिति। तो शुष्क जो हमारा क्षेत्र है, शुष्क जो क्षेत्र है हमारा, उसमें 2 प्रकार की जलवायु पाई गई। पहला हमारा शुष्क मरुस्थल में भी और अर्ध शुष्क मरुस्थल में। ठीक है, पश्चिम में और साउथ में 2 प्रकार की जलवायु पाई गई। पहला है पश्चिम में तो हमारी शुष्क मरुस्थल, और साउथ में अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रकार की जलवायु पाई गई। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पर उष्ण कटिबंध की जलवायु भी पाई गई और उपोष्ण कटिबंध की जलवायु भी पाई गई। लेकिन राजस्थान में केवल 2 जलवायु ऐसी हैं जो नहीं पाई जाती हैं। वो है एक तो टुंड्रा तुल्य, यहाँ पर बर्फीला प्रदेश राजस्थान में कोई नहीं है, बर्फीली जो जलवायु है राजस्थान के अंतर्गत नहीं है, और हिमतुल्य जलवायु राजस्थान के अंतर्गत नहीं है। ये 2 प्रकार की जलवायु का वर्गीकरण राजस्थान के अंतर्गत नहीं पाया गया। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो किस प्रदेश के अंतर्गत किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो हम यहाँ पर विस्तार से बात करने वाले हैं। देखिएगा, पहला नंबर शुष्क मरुस्थलीय जलवायु जो प्रदेश है उसके अंतर्गत आपको याद रखना है कौन सी जलवायु पाई जाती है? BWHW प्रकार की। उसके बाद अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु। स्टेपी एक प्रकार की घास है, याद रखें आप लोग, स्टेपी घास का एक प्रकार है दोस्तों। ठीक है, और यह घास राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, अर्धशुष्क क्षेत्रों में, जैसलमेर के आसपास, जैसलमेर जिले के अंतर्गत ये घास पाई जाती है स्टेपी नाम की। तो यहाँ पर जो जलवायु पाई गई थी 2 प्रकार की पाई गई थी, BSHW और CWG प्रकार की। नक्शे के अंतर्गत आपको पूरी तरीके से दिखाया गया है किस जिले के अंतर्गत किस प्रकार की जलवायु पाई गई है। तो जरा देखिएगा ध्यान से, BWHW प्रकार की जो जलवायु है वो आपके जैसलमेर और बीकानेर जिले में, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू जिले में आंशिक रूप से पाई जाती है। जैसलमेर और बीकानेर जो जिला है इसका मुख्य क्षेत्र है, और गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू यहाँ पर आंशिक प्रकार से BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं हम BSHW प्रकार की। तो ये 4 क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिएगा, लूनी बेसिन क्षेत्र में, नागौर जिले के अंतर्गत शेखावाटी क्षेत्र में, और घग्गर के
बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत। क्लियर। उसके बाद में CWG प्रकार की जो जलवायु है आपकी राजसमंद जिले में पाई जाती है। यानी कि आपको ABCD दिख रहा होगा, देखिएगा। तो पहला है अजमेर, जयपुर और राजसमंद। उसके बाद भीलवाड़ा और बूंदी। तीसरा है चित्तौड़गढ़ और चौथा है अपना जयपुर और दौसा। यहाँ पर आपकी CWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा राजसमंद, टोंक, उदयपुर, सिरोही और सवाई माधोपुर, इन जिलों के अंतर्गत भी CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं AW में। AW के अंतर्गत राजस्थान के 3 क्षेत्र हैं। हाड़ौती क्षेत्र में एकमात्र बूंदी जिला ऐसा है जिसमें AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। बूंदी को छोड़ करके हाड़ौती क्षेत्र में संपूर्ण में पाई जाती है, बूंदी को छोड़ दीजिए। उसके बाद में बांगड़ क्षेत्र और उसके बाद में अगला है माउंट आबू क्षेत्र। यहाँ पर AW प्रकार की जलवायु पाई गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब विस्तार से बात करने वाले हैं सभी जलवायु के प्रकारों में कोपेन के अनुसार। तो देखिएगा, ये AW प्रकार की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र या अति आर्द्र जलवायु कहलाती है। और इसमें जो वनस्पति मिलती है, याद रखें आप लोग, कौन सी प्रकार की घास मिलती है यहाँ पर? सवाना घास मिलती है। कौन सी मिलती है? सवाना घास मिलती है यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। और इसका जो क्षेत्र है वो आप लोग याद रखें, कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और माउंट आबू। इसलिए इस प्रदेश के अंतर्गत कैसी वनस्पति पाई जाती है? सघन वनस्पति पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में वनस्पतियां यदि मिलती है तो आपकी AW वनस्पति के अंतर्गत मिलती है। क्लियर। उसके बाद में अगली दूसरी को देखते हैं हम, BWHW प्रकार की। तो दोस्तों इसका नाम है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। क्या नाम है? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, जिसमें मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइटा जैसे वनस्पति पाई जाती है। जीरोफाइटा पेड़, ठीक है, जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी होती है, पेड़ों की लंबाई काफ़ी हद तक होती है और वर्षा की कम मात्रा वाले क्षेत्रों में ऐसी वनस्पति पाई जाती है। यानी मरुद्भिद पेड़ पौधे, मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधे, जीरोफाइटा जैसे नागफनी, डंडाथोर, बबूल, इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। कटीली वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर, क्योंकि बरसात क्या होती है? न्यूनतम होती है। इसके विस्तार की अगर हम बात करते हैं, जैसलमेर और बीकानेर इसका मुख्य क्षेत्र है। और गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, यहाँ पर कुछ आंशिक मात्रा में ये जलवायु पाई जाती है, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। तीसरी है, देखिए, BSHW। तो इसका नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय या स्टेपी जलवायु। इसका नाम है क्योंकि यहाँ पर स्टेपी प्रकार की घास पाई जाती है, स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और इसके विस्तार की यदि हम बात करें तो लूनी बेसिन क्षेत्र, घग्गर बेसिन क्षेत्र, नागौर और शेखावाटी, इन 4 क्षेत्रों के अंतर्गत BSHW प्रकार की जलवायु यानी अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, स्टेपी जलवायु का विस्तार है। और याद रखें आप लोग, कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा माना जाता है? ये स्टेपी जलवायु प्रदेश माना जाता है। BSHW प्रकार की जलवायु का प्रदेश माना गया है। उसके बाद में अगली है हमारी नंबर 4, CWG, यानी कि उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर वनस्पति जो पाई जाती है वो मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। इसके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखें आप लोग, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ABCD, जिसको हम याद रख सकते हैं ट्रिक से याद रखेंगे, ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। उसके बाद में RSTU यानी राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर और जयपुर, ये याद रखें। नोट आपको ये दिया गया है कि सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश, जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो आपकी उप
आर्द्र जलवायु प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है इस वजह से। क्लियर। अब बात करते हैं कोपेन के पश्चात में आता है ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। तो ट्रिवार्था जो साहब थे उन्होंने भी 4 भागों में बांटा था इसको, और आधार केवल क्या माना, वर्षा को ही माना था। क्लियर। अब देखिएगा 4 प्रकार से कैसे उन्होंने वर्गीकरण किया है। कोपेन का तो एक साइड है, दूसरा ट्रिवार्था साहब का है, और वर्षा का ये आधार है। तो देखिएगा ट्रिवार्था का जो AW जलवायु है वो आपकी 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। BWH अपनी 10 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। BSH प्रकार की, BSH नाम याद रख लें आप लोग। तो ये BSH प्रकार की 30 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में, और CAW प्रकार की कहाँ पाई जाती है, 70 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। ये इतना सा याद रखना आपको ट्रिवार्था का, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। क्लियर। आगे थॉर्नबेट साहब के जलवायु वर्गीकरण की हम बात करते हैं। इन्होंने तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा को आधार मान करके 4 भागों में बांटा था। इन्होंने भी 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से हैं जरा उनकी बात करते हैं हम लोग। देखिएगा, पहला शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। तो शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा ये राजस्थान के किस जिलों में इसका विस्तार है। तो जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर, इसका विस्तार है किसका, EA-D, यानी कि शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश का। उसके बाद में बात करते हैं हम शुष्क अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश जिसका नाम ये है DB-W। तो इसका विस्तार है बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। क्लियर। उसके बाद में अगला है हमारा नंबर 4, तीसरा DA-W, यानी इसका नाम है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार याद रखें आप लोग, ये वाला है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, राजसमंद, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जयपुर, और अगला है बाकी के शेष। उसके बाद में CA-W, तो इसमें जो जलवायु होती है वो आर्द्र जलवायु प्रदेश है, और इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो बूंदी को छोड़ करके हाड़ौती का क्षेत्र, बागड़ क्षेत्र और माउंट आबू, इसमें उपाद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्लियर। तो याद रखें आप लोग, थॉर्नबेट का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, DA-W। DA-W का मतलब क्या होता है, याद रखें आप लोग, शुष्क अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। क्लियर। ये सबसे बड़ा थॉर्नबेट का जलवायु प्रदेश है। व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त थॉर्नबेट का जलवायु वर्गीकरण ही माना जाता है। सबसे उत्तम माना गया है थॉर्नबेट साहब का जलवायु वर्गीकरण। अब आगे बात करते हैं हम जलवायु ऋतु के वर्गीकरण पर। जलवायु ऋतु के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत की गई है, जरा देखिएगा। 4 प्रकार से 4 ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत कैसी जलवायु पाई जाती है कि गर्मियों में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, जिनको हम लू कहते हैं। लू लगती है, आंधियाँ चलती हैं और भभूले आते हैं। कौन से मौसम में, मार्च और जून तक, मार्च से लेकर के जून के महीने तक ग्रीष्म ऋतु पड़ती है, जिसमें लू, आंधी और भभूले आते हैं। उसके बाद है वर्षा ऋतु, जिसमें मानसून आते हैं जून और सितंबर तक। मानसूनी बरसात होती है जून से लेकर सितंबर तक। उसके बाद में शरद ऋतु, इसमें मानसून का निवर्तन होता है, यानी मानसून वापस लौटते हैं, कार्तिक हीट बोलते हैं जिसको हम, और ये अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक चलती है, 1-1.5 महीने के आसपास। उसके बाद में शीत ऋतु, तो इसमें मावट होती है और शीत लहरें चलती हैं। भूमध्य सागरीय जो विक्षोभ होते हैं उनकी वजह से सर्दियों में बरसात होती है, जिसे मावट के नाम से जानते हैं, और शीत लहरें चलती हैं। सर्दियों में ठंडी हवाएं चलती हैं इस ऋतु में, और ये जो मौसम होता है दिसंबर से लेकर के फरवरी के बीच में होता है।
अब हम प्रत्येक के बारे में विस्तार से बात करते हैं कि ऋतुओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया था जलवायु का ऋतुओं के आधार पर। ग्रीष्म ऋतु की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो देखिएगा, इसमें अब मैं विस्तार से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लू चलती है, गर्म और शुष्क हवाएं जो होती हैं वो लू कहलाती हैं। ठीक है, इस स्थिति के अंतर्गत जो टेम्परेचर होता है सबसे ज़्यादा होता है और दबाव जो होता है दाब वो कम हो जाता है। टेम्परेचर हाई, दाब कम। क्लियर। और इसका जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा बाड़मेर में, सबसे ज़्यादा बाड़मेर में पाएगा। उसके बाद में बात करते हैं हम आंधी। आंधी बहुत आती है यहाँ पर, तो धूल भरी आंधियाँ आती हैं, नमी और आर्द्रता युक्त हवाएं भी बहती हैं और श्रीगंगानगर जिले के अंतर्गत लगभग 27 दिनों तक आंधियाँ चलती हैं। सर्वाधिक आंधियों का जिला कहलाता है गंगानगर, जिसमें लगभग 27 दिनों तक आंधियाँ होती हैं। उसके बाद भभूलों की बात करते हैं। भभूले क्या हैं? तो ये धूल भरी चक्रवर्ती हवाएं होती है इस तरीके से। ठीक है, और इनका क्षेत्र जो है अपना बीकानेर में है सबसे ज़्यादा। क्लियर। अब नोट देखिएगा आप लोग, नोट क्या कह रहा है? ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को बढ़ाती है वो क्या कहलाती है? लू। और ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को कम करती है क्या कहलाती है? आंधियाँ। और ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? जून। और ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म जिले की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा जिला गर्म तो चूरू है। स्थान पूछा जाए तो वर्तमान में फलौदी जोधपुर में है। और एक और याद रखें आप लोग, बोरियाबाली बीकानेर, ये कभी कभी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में एक ही आपसे ऑप्शन में दिया जाएगा। नेक्स्ट की बात देखिएगा, आगे पढ़ते हैं। राजस्थान में दैनिक तापांतर सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो याद रख लें आप लोग, जैसलमेर जिले में सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर जिला होता है। एवरेजिंग होता है इसका लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 से 25 के बीच में रह सकता है। उसके बाद में वार्षिक तापांतर की यदि बात की जाए, सर्वाधिक तापांतर जिला कौन सा है? वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप लोग, मार्क कीजिएगा इन दोनों को आप लोग, कि दैनिक तापांतर वाला सर्वाधिक जिला, सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस में होता है? जैसलमेर में। और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर आपका चूरू जिले में होता है, लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज के आसपास, 50 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रह सकता है। क्लियर। आगे बात करते हैं हम वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु के आधार पर कैसे किया गया था? तो ये मानसूनी बरसात होती है इस टाइम पे, वर्षा के मौसम में मानसूनी बरसात होती है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें, आपसे पूछ लिया जाए मानसून क्या चीज़ होती है, तो मानसून की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों एक मौसम शब्द से हुई है, जो अरबी भाषा का शब्द है। और इसके जनक यदि आपसे पूछ लिया जाता, अल मशुद्दी, अल मशुद्दी जो साहब थे वो इसके जनक थे मानसून शब्द के। इसके अर्थ की अगर आपसे पूछा जाए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप लोग देखिएगा, मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से स्तर की ओर होता है वो क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। या ऋतु में परिवर्तन, ऋतु में एक छोटा सा परिवर्तन, अक्षमात्रा परिवर्तन आपका क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। क्लियर, ये याद रखें आप लोग ये चीज़। अब बात करते हैं हम यहाँ सबसे पहले मानसून का नाम क्या है। हमारे जो राजस्थान के अंतर्गत बरसात होती है वो किस मानसून के कारण होती है, वो चीज़ आप लोग देखें। तो राजस्थान में याद रखें आप लोग, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, जिसको हिंद महासागर से उत्पत्ति होती है, हिंद महासागर से उत्पन्न होते हैं मानसून दक्षिणी पश्चिम, उनसे बरसात सर्वाधिक होती है राजस्थान के अंतर्गत। मानसून की तिथियों के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, मानसून आते किस समय पर हैं। देखिएगा, संपूर्ण देश की अगर हम बात करें तो जून में आते हैं, 1 जून से प्रारंभ हो जाते हैं मानसून का आगमन। इसकी मुख्य भूमि सबसे पहले कहाँ पर आते हैं? मालाबार तट केरल पर सबसे पहले मानसून आते हैं। राजस्थान में अगर हम बात करें तो 15 जून तक आते हैं। 15 जून एक आगमन की तिथि होती है राजस्थान में, जिसमें सबसे पहले डूंगरपुर और बांसवाड़ा में प्रवेश करते हैं। क्लियर। और वापस कब जाते हैं? देखिएगा आप लोग, देश में 31 अक्टूबर के पश्चात में मानसून का वापस जाना शुरू हो जाता है, निवर्तन होने लग जाता है। और राजस्थान में 27 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में मानसून का निवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। क्लियर। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि देश में मानसून सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह
पर पहुंचता है, कब पहुंचता है? 25 मई को। ये डेट भी आप लोग याद रखें। सबसे पहले देश में मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंचता है 25 मई को। उसके बाद देश में मानसून सबसे अंत में जैसलमेर में पहुंचता है 15 जुलाई को। 15 जुलाई को, काफ़ी दिनों के बाद। उसके बाद मानसून की प्रकृति के बारे में अगर पूछा जाए तो मानसून का देरी से आना और समय से पहले लौट जाना, यानी मानसून देरी से तो आते हैं राजस्थान में और समय से पहले वापस हो जाते हैं। क्लियर? उसके बाद में मानसून की शाखाओं की अगर हम बात करें तो देखिएगा राजस्थान में किस मानसून से कितनी बरसात होती है और किस जगह पर होती है, देश के अंतर्गत भी हम बात करेंगे और राजस्थान के अंतर्गत भी बात करेंगे। तो देखिएगा अरब सागर की जो शाखा है, यहाँ से जो मानसून उठते हैं या उत्पन्न होते हैं, तो देखिएगा यहाँ से 3 शाखाओं में होते हैं। पहली शाखा है पश्चिम घाट से, दूसरा है छोटा नागपुर से और तीसरा है हमारा हिमाचल शाखा से। जो राजस्थान से संबंधी मानसून है, राजस्थान में बरसात करने वाले मानसून कौन से? हिमाचल शाखा वाले अरब सागरीय मानसून। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसूनों की। तो पहला है हमारा पूर्वी हिमालय मानसून की शाखा और दूसरी है हमारी उत्तर विशाल मैदान की शाखा। जो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून होते हैं, वो उत्तर विशाल मैदान की शाखा होती है जो राजस्थान में बरसात करती है। अगले हम बात करते हैं राजस्थान में मानसून सबसे पहले अरब सागर की जो शाखा है, हिमाचल शाखा जिसके नाम से जानते हैं, उससे आते हैं। और अरब सागरीय शाखा में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा नहीं होती क्योंकि अरावली इसके समानांतर है, इसलिए मानसून इसके समानांतर होकर के निकल जाते हैं और रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक बरसात का कोई माहौल नहीं होता। ठीक है, ये गुजरात सबसे बड़ा राजस्थान के अंतर्गत वर्षा कम होने का कारण है अरावली पर्वतमाला, क्योंकि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 692 किलोमीटर, याद रखें आप लोग, टोटल इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में 550 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। इस वजह से, और इसका जो प्रारंभ जो होता है आप लोग याद रखें, गुजरात में पालमपुर से स्टार्ट होता है। गुजरात में पालमपुर से स्टार्ट होती है अरावली पर्वतमाला और दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी, कहाँ पर? दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी में इसका अंत होता है। ठीक है, वहाँ तक बरसात का सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है क्या? अरावली पर्वतमाला, इसलिए राजस्थान में कम बरसात होती है। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती किससे है? तो याद रखें आप लोग, बंगाल की खाड़ी की एक शाखा है जिसका नाम है उत्तर विशाल मैदान वाली शाखा, उससे सबसे ज़्यादा बरसात होती है राजस्थान में। बात करें हम पूर्वाई हवा, पूर्वाई हवा क्या होती है कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली जो पूर्वी मानसूनी पवनें होती है उनको पूर्वाई हवा कहा जाता है और इनकी वजह से ही राजस्थान में सर्वाधिक बरसात होती है। क्लियर? कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिएगा आप, जिनके द्वारा वर्षा मुख्यतः अरावली के पूर्वी भाग में होती है। ये पूर्वाई हवा होती है जो अरावली के पूर्वी भाग में सर्वाधिक मात्रा में बरसात करती है। मानसून के प्रभाव की अगर हम बात करें, राजस्थान के किस जिले को मानसून पूरी तरीके से कितना प्रभावित करता है, तो देखिएगा सर्वाधिक प्रभावित झालावाड़ जिला, सर्वाधिक मानसून का झालावाड़ जिला क्या है? सबसे ज़्यादा आर्द्र जिला है, सबसे ज़्यादा आर्द्र जिला। ठीक है, और स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू, ये क्या है? स्थान माउंट आबू सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। सबसे कम, ध्यान रखें आप लोग, सबसे शुष्क जिला जैसलमेर, सबसे शुष्क जिला जैसलमेर। और स्थान पूछा जाए वर्षा विहीन क्षेत्र है, सम जो वनस्पति रहित भी है और जनसंख्या से रहित भी है, जनशून्य प्रदेश है राज्य जैसलमेर का सम। ठीक है, सर्वाधिक मानसून की अगर हम बात करें, झालावाड़ जिला आर्द्र तो है लेकिन यहाँ पर बरसात कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर के आसपास। माउंट आबू के अंतर्गत सिरोही में पड़ता है और यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक भी हो सकती है। आगे बात करते हैं हम सबसे कम में, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जैसलमेर जिला है जहाँ पर बरसात सबसे कम होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होने के चांस होते हैं। और स्थान सम है जैसलमेर में जहाँ पर बरसात बिल्कुल भी नहीं होती है, बरसात विहीन क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? और एक चीज़ याद रखें आप लोग फैक्ट में
कि राजस्थान में औसत वार्षिक जो वर्षा है लगभग कितनी हमारी 57.5 सेंटीमीटर, या फिर आपसे एमएम में पूछा जाए तो 575 एमएम मिलीमीटर बरसात होती है। ये याद रखना है आप लोग, क्योंकि एक सेमी में कितने होते हैं, 10 एमएम होते हैं। इस तरीके से आप लोग याद रखें। क्लियर। अब मानसून की दिशा के अनुसार प्रभाव किस तरीके से होता है, तो देखिएगा आप लोग, सबसे ज़्यादा बरसात यहाँ पर होती है साउथ में, राजस्थान में, ठीक है। तो ये रायसीना की पहाड़ी तक की अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। मानसून के आगे बढ़ने की दिशा ये होती है। बरसात इस बंगाल की खाड़ी से मानसून इस तरीके से निकलते हैं और पूरब से पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ निकल जाते हैं और आगमन के समय भी यहाँ पर बरसात करते हैं। और सबसे न्यूनतम वर्षा इस साइड में होती है, क्योंकि देखिएगा आप लोग, अरब सागर से निकलने वाले मानसून यूँ निकल जाते हैं, बंगाल की खाड़ी के मानसून यूँ जाते हैं और सीधे यूँ निकल जाते हैं। इसलिए ये क्षेत्र जो होता है हमारा ये वाला, ये क्या रह जाता है, शुष्क रह जाता है। यहाँ पर सबसे कम बरसात होती है पश्चिमी मरुस्थल, इसी वजह से। समझ में आया? क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। मानसून के दौरान की जो घटनाएं होती हैं, तो ध्यान रखें आप लोग, ये कुछ फैक्ट और हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी बार, ये भी याद रख लें आप लोग। मानसून का प्रस्फोट कब होता है, जुलाई में। मानसून प्रतिच्छेदन कब होता है, अगस्त और सितंबर में। मानसून का विवर्तन भी होता है और कार्तिक हीट भी होती है। ये कुछ फैक्ट हैं जो मानसून के दौरान घटनाएं उत्पन्न होती हैं। क्लियर। अब हम इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं, मानसून विस्फोट होता क्या है। तो मानसून के शुरू होने वाली तेज वर्षा, यानी भाई जैसे ही मानसून आए राजस्थान के अंतर्गत, तो सबसे ज़्यादा तेज एक साथ बरसात होती है, उसको मानसून प्रस्फोट कहते हैं, यानी मानसून का विस्फोट कहा जाता है। और इसका समय कब होता है, जुलाई के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वर्षा मानसून का विस्फोट कहलाती है। मानसून प्रतिच्छेदन क्या होता है, तो मानसून प्रस्फोट के बाद 2-3 सप्ताह तक वर्षा का ना होना। भाई एक साथ बरसात पहले हो गई, फिर प्रस्फोट होने के बाद में बरसात बिल्कुल ही नहीं होते, 20-25 दिन तक अकाल सा घोषित हो जाता है। तो प्रतिच्छेदन, ये बरसात के में एक ब्रेक लग जाता है, एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, मानसून का एक विच्छेदन हो जाता है, उसे हम मानसून प्रतिच्छेदन कहते हैं। इसका मुख्य समय क्या होता है, अगस्त या सितंबर में, कभी भी हो सकता है, अगस्त से सितंबर तक। आगे बात करते हैं मानसून का निवर्तन। तो मानसून के लौटने की घटना को निवर्तन कहा जाता है, जिसका राजस्थान में लौटने का समय अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। लेकिन भारत की अगर आपसे पूछी जाए तो नवंबर व दिसंबर, भारत में नवंबर व दिसंबर के मध्य। कार्तिक हीट, तो मानसून के निवर्तन के दौरान अचानक वातावरण का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है, उसे अक्टूबर हीट या कार्तिक हीट। भाई जैसे ही मानसून वापस लौटे तो टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, कब, अक्टूबर के महीने में या कार्तिक के महीने में। हिंदी महीनों में पूछा जाए तो कार्तिक के महीने में टेम्परेचर बढ़ जाता है मानसून विवर्तन के दौरान, तो उसे हम कार्तिक हीट कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, मानसून को प्रभावित करने वाली वैश्विक घटनाएं कौन कौन सी हैं। पहला अल नीनो, दूसरा है ला नीना। फिर अल नीनो के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा, ये दो कंडीशन है जो वैश्विक घटना है मानसून को प्रभावित करती हैं, अल नीनो और ला नीना। तो अल नीनो क्या है, याद रखें, ये गर्म जलधारा होती है। क्या है, गर्म जलधारा। और इसकी स्थिति क्या होती है, 3 डिग्री साउथ से लेकर के 24 डिग्री साउथ के बीच में पूर्वी प्रशांत महासागर की स्थिति में ये गर्म जलधाराएं होती हैं, अल नीनो। और इसका समय होता है दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ये आती हैं गर्म जलधाराएं। इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, प्रभाव क्या होता है, देरी से पहुंचना और कम प्रभावशाली होना। यानी मानसून क्या होते हैं, देरी से पहुंचते हैं और कम प्रभावशाली होते हैं, गर्म जलधाराएं जो बोलते हैं हॉट स्ट्रीम कहलाती है। आगे इसे हम चाइल्ड ऑफ चेरिस्ट या यीशु का शिशु या महासागरीय बुखार कहते हैं। याद रखें आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यीशु का बुखार या यीशु का शिशु या महासागरीय बुखार क्या होती है, अल नीनो होती है।
उसके बाद में आगे देखते हैं ला नीना। ये ठंडी जलधारा होती है जो पूर्वी प्रशांत महासागर से उत्पन्न होती है और दिसंबर के अंतिम सप्ताह भी होता है इसका समय। तो मानसून का समय पर आना और अधिक प्रभावशाली होना ये अल नीना के अंतर्गत होता है, ला नीना के अंतर्गत, और ये अल नीनो की छोटी बहन कही जाती है, अल नीना की छोटी बहन कही जाती है। क्लियर। अब बात करते हैं हम, अगली ऋतु है शरद ऋतु। नंबर 3 शरद ऋतु। तो मानसून का विवर्तन होने लगता है अक्टूबर से नवंबर में, और कार्तिक की हीट भी इसमें होती है, क्योंकि जैसे ही मानसून का विवर्तन होगा तो टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है कार्तिक के महीने का, तो कार्तिक हीट की घटना इसमें घटित होने लगती है। आगे है नंबर 4 पे शीत ऋतु। तो शीत ऋतु के अंतर्गत बरसात होती है। कौन सी? महावट। भूमध्य सागरीय विक्षोभों के कारण सर्दियों में बरसात होती है, तो वो कहलाती है हमारी मावठ। आप नक्शे में देखिएगा। क्लियर। तो भूमध्य सागरीय विक्षोभ जो हमारे हैं ये उत्पन्न होंगे, पश्चिमी विक्षोभ, जिनको हम जेट स्ट्रीम के नाम से भी कहा जाता है। जेट स्ट्रीम इनका याद रखें। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण महावट उत्पन्न होती है। महावट बरसात जो होती है उनको जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। तो इसका जो क्षेत्र जो होता है ना, लगभग यह होता है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश और ये राजस्थान में नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। क्लियर। तो यहाँ के प्रभावित जो क्षेत्र है महावट से राजस्थान में 4 जिले, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। क्लियर। आगे देखिए, शीत ऋतु की वर्षा होती है, महावट कहलाती है, मैंने आपको बता दिया। भूमध्य सागरीय विक्षोभों के कारण ये उत्पन्न होती है, जेट स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है, जेट स्ट्रीम के द्वारा उत्पन्न होती है। कब होती है? दिसंबर से लेकर के मार्च के बीच में, और कुल वर्षा का 10% हिस्सा होती है। रबी की फसलों के लिए सबसे ज़्यादा लाभप्रद होती है, ज़्यादातर गेहूं के लिए। राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, जिसका मुख्य भाग की अगर आपसे पूछी जाए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर जिले के अंतर्गत सबसे ज़्यादा ये महावट बरसात होती है। महावट का लाभ सर्वाधिक गेहूं के लिए फायदेमंद होता है, जिसको हम गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानते हैं। गोल्डन ड्रॉप्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, गोल्डन ड्रॉप्स याद रख लें आप लोग। महावट का जो लाभ सर्वाधिक गेहूं के लिए होता है ना, उसे हम गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम शीतलहर की। देखिए, शीतलहर क्या है? शीत ऋतु में हिमालय की ओर से जो आने वाली ठंडी हवाएं होती है उनको शीतलहर कहते हैं। इनकी दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है। और इनका प्रभावित क्षेत्र याद रखें आप लोग, चूरू, सीकर और बीकानेर, जिसमें चूरू जो है अपना सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। क्लियर। देख लीजिए इस तरीके से, यहाँ से उत्तर पश्चिम से ये हवाएं बहती हैं हिमालय से, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और दाब जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो उत्तर पश्चिम से, उत्तर पूर्व से ये हवाएं बहती हैं और दक्षिण पश्चिम की तरफ आती हैं, हिमालय से नीचे की तरफ। क्लियर। गुजरात की तरफ आती हैं। तो इसका समय जो होता है अपना जनवरी के महीने में होता है। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट की बात करते हैं, जलवायु संबंधी फैक्ट। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर। आइसोहीट लाइन यानी समवर्षा रेखा क्या है? मानचित्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो एक समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती हैं, वो कहलाती है हमारी समवर्षा रेखा। अब राजस्थान में कुछ समवर्षा रेखाएं, वो उनके बारे में देख लीजिए आप लोग। पहला, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो मरुस्थल को शुष्क और अर्ध शुष्क 2 भागों में बांट देती है। ये याद रखें आप लोग, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो मरुस्थल को शुष्क और अर्ध शुष्क 2 भागों में बांटती है। दूसरा है 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली पर स्थित जो पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है उसको अलग अलग करती हैं। ठीक है। उसके बाद में पढ़ते हैं हम समवायुदाब रेखा यानी आइसोबार लाइन। मानचित्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो एक समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ती हैं, वो समवायुदाब
रेखा कहलाती है। अब यहाँ पर हम कुछ समवायु दाब रेखाओं की अगर हम बात करें तो देखिएगा, जनवरी के महीने में 2 बार, जनवरी के महीने में 2 बार, कब? तो इस कंडीशन के अंतर्गत तापमान कम होता है और दाब कितना होता है? ज़्यादा होता है। तो 2 होती है यहाँ पर 1018 मिलीबार से लेकर के एक, और दूसरी 1019 मिलीबार। और जुलाई के अंतर्गत 4 घटनाएं होती हैं, 4 वायु दाब रेखाएं होती हैं। तो इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है और दबाव कम होता है। ये 4 है 997 मिलीबार, 998 मिलीबार, 999 मिलीबार और 1000 मिलीबार। ये 4 वायुदाब रेखाएं होती हैं जुलाई के अंतर्गत। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। क्लियर? इस तरीके से आप लोगों का ये कंप्लीट चैप्टर होता है। राजस्थान की जलवायु के बारे में हमने विस्तार से वर्णन किया। और अगला हम आपको पॉइंट लेकर के आएंगे राजस्थान में अपवाह तंत्र। राजस्थान में अपवाह तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कामयाब राजस्थान जीके और साइकोलॉजी के नोट्स अवेलेबल करवाएगा। टेलीग्राम लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।